Hello everyone, this is Arpit Chaturvedi welcoming you all to the Advent Academy's YouTube channel। और अब से हम लोग जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे वो लेक्चर वाइज मतलब सीरीज वाइज होंगी। तो मैं यहाँ पे सेल बायोलॉजी का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, लेक्चर सीरीज जिसका ये लेक्चर 1 है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप लोग पूरी सीरीज फॉलो कर सकते हैं हम लोग के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड टू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर टू द वीडियोस। ओके, तो लेट्स बिगिन। हाँ, तो बात करने जा रहे हैं हम लोग सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सेल आखिर होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सेल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है? द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग मैटर। यानी कि जितना भी लिविंग मैटर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, मैटर मतलब जितना भी हमको चारों तरफ दिखता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबकी बेसिक यूनिट क्या है? एक सेल। तो ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वीडियो जो इस पे अपलोड करी थी यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें क्या था कि हम लोग के सेल्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, या फिर हम लोग का जो ओरिजिन आज हम लोग देखते हैं वो कहाँ से हुआ है। तो वो सब एक सिंगल सेल से हुआ है। एक सेल से शुरू होते होते धीरे धीरे मतलब पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने जो कि प्रोकैरियोट्स थे, फिर यूकैरियोट्स बने जो कि आगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, तो ये बनते 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 आज हम लोग वो सारी चीजें देख रहे हैं जो हमारे चारों तरफ है। लेकिन अगर हम वापस जाते हैं उन चीजों के बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो पहले थे या जो हम लोग जहाँ से आए हैं, ठीक है, तो उनको पढ़ने के लिए हमें बेसिक के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो सेल बायोलॉजी वहीं से शुरू होती है कि आखिर सेल है क्या, आया कहाँ से, सेल थ्योरी क्या है और किसने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, तो कई सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, कोशिश करी सेल को डिफाइन करने की कि आखिर सेल है क्या। अगर उसको हम लोग एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगा। तो एजी लोवी एंड स्क्विड्स ने डिफाइन किया था सेल को 1963 में कैसे, अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी डेलिमिटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन इन अ मीडियम फ्री ऑफ अदर लिविंग सिस्टम्स। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करें कि कौन सी चीज को ये बताना चाह रहे हैं या किस चीज पे ये ज्यादा प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, वो क्या है कि एक तो एक्टिविटी डेलिमिटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेकंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके हम बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए? पहली चीज तो उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए रिप्रोड्यूस करने की। ठीक है, और जो दूसरी खास बात है या जो ये है जिसको हम लोग देख रहे हैं कि उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डेलिमिटेड होनी चाहिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि उसको घेर के रखे है। जैसे अगर मान लीजिए ये 3D स्ट्रक्चर हम समझे सेल का, तो जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है वो इसके अंदर होगी। ठीक है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ भी नहीं होगा, जो भी हो रहा है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर होगा। यानी कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि सारी एक्टिविटीज को होने वाले मैकेनिज्म को अंदर बंद करके रखे हुए हैं। तो ठीक है, क्या चाहिए हमको? बाउंड्री। एक बाउंड्री हमको बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जिससे जो है हम कह सकते हैं कि ये एक सेल है, क्योंकि उसके पास बाउंड्री है, वो अपने उसका मटेरियल अलग है और बाहर के एनवायरमेंट अलग है। ठीक है, और सेल्फ रिप्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, मतलब वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता हो। विल्सन एंड मॉरिसन ने क्या कहा था 1966 में? दे हैव डिफाइंड द सेल एज एन इंटीग्रेटेड एंड continuously changing system। ओके, जॉन पॉल ने क्या कहा था? द सिंपलेस्ट इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग सिस्टम्स केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। अब यहाँ पे दो ये जो डेफिनेशंस हैं, इंटीग्रेटेड एंड कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग सिस्टम या इंटीग्रेटेड सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास एक छोटा सा सेल है। ठीक है, इतना छोटा जिसको हम लोग नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं, वो सेल है। उसके अंदर ढेर सारे क्या हैं? ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, और वो ऑर्गेनल्स कुछ इस तरीके से आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से आपस में सिग्नल भेजते हैं, कैस्केड रन करते हैं कि एक पूरी साइकिल जो है लाइफ की उसकी रन होती है। मतलब वो रिप्रोड्यूस भी करता है, वो मूव भी करता है, वो अपने फूड के लिए भी जाता है, वो सब कुछ करता है, सिर्फ एक सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल हम क्या कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल सारे ऑर्गेनल्स को मिला के एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, जिसमें ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होने का मतलब ये ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि आपस में वो इसको सिग्नल देगा, वो इसको सिग्नल देगा, वो इसको सिग्नल देगा।
पूरे सेल में एक अपनी कैस्केड बंधी हुई कि उसको करना क्या है, उसको कोई एक्सटर्नल सिग्नल की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से उसमें कुछ अंदर सिस्टम में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सेल उसके लिए भी प्रोग्राम्ड है। ठीक है, सेल उसके लिए भी प्रोग्राम्ड है। तो सेल जो है क्या है, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बिल्डिंग की बेसिक यूनिट है एक ब्रिक, ठीक है, जिससे वो खड़ी हो रही है। ऐसे ही सेल पूरी हमारी बॉडी की या बड़ी बड़ी ऑर्गेनिज्म की जो बिल्डिंग है उसके लिए एक ब्लॉक है सेल। ठीक है, विद इन सेलेक्टिव एंड रिटेंटिव सेमी प्रोलोमिक मेम्ब्रेन इट कंटेन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ different kinds of units necessary to permit its own growth and reproduction from simple nutrients। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे चारों तरफ एनवायरमेंट में प्रेजेंट हैं उसको सेल ले और उससे क्या करे, उसको लेके अपनी ग्रोथ करे और रिप्रोड्यूस करे। मेन पार्ट यहाँ पे किसी को भी लिविंग कहने के लिए क्या कहते हैं कि अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लिविंग कह देते हैं इंडिपेंडेंटली। और यही वायरस के केस में होता है कि वायरस को लिविंग कहा जाए कि ना कहा जाए। तो वायरस को लिविंग कहने के लिए हमेशा डिबेट चलती रही है, आज भी चलती है। तो ये कहा जाता है कि वायरस बिना होस्ट के रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, उसको एक होस्ट चाहिए होता है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, जो कि सेल कर सकता है। इसलिए सेल को लिविंग मानते हैं और वायरस को लिविंग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ। तो रॉबर्ट हुक स्टडीड एंड डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क बट दैट वाज डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, अपने खुद का एक माइक्रोस्कोप बना के एक कॉर्क की थिन स्लाइस कट की थी और उसको जो है ऑब्जर्व किया था अपने माइक्रोस्कोप में। तो उन्होंने क्या पाया था कि जो सेल्स हैं वो डेड है, क्योंकि कॉर्क में तो वैसे भी डेड सेल्स होते हैं। उन्होंने क्या पाया होगा, स्क्लेरन कैमेटस सेल ही मस्ट हैव फाउंड एट दैट टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक was the first person who discovered few living cells capable of moving such as bacteria, protozoa, spermatozoa and red blood cells under his own designed microscope। सेम काम एंटन वॉन लुहनहॉक ने भी किया था, लेकिन उन्होंने क्या करा था कि इन्होंने एक अपना जो माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिविंग सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स को ऑब्जर्व किया जो कि मूव कर रहे थे, भले वो बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, स्पर्मेटोजोआ हो, रेड ब्लड सेल हो, अपने माइक्रोस्कोप के। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था। उसके बाद अपने मतलब ऑब्जर्वेशन ऐसे ऐसे चलती रहेगी, एक चीज निकली, फिर दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने उसके बाद न्यूक्लियस देखा कि एक सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है डार्क, है जो कि डार्कली स्टेन हो रहा है। ये ऐसा रीजन है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। अगर हम चाहें इसकी किसी भी तरीके से देखना चाहें तो वो एक कॉम्प्लेक्स गोल गोल स्ट्रक्चर हमको अंदर दिख रहा था, जिसको बाद में न्यूक्लियस बोला गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेल थ्योरी दी गई कि मतलब अब हमको सेल के बारे में पता चल चुका था। अब हमको उसकी डिस्कवरी हो गई थी, धीरे धीरे उसके ऑर्गेनल्स के बारे में पता चल रहा था। तो हमें ये बताना था कि सेल जो है वो आने वाले सेल से और पहले वाले सेल से किस तरीके से रिलेटेड है, या सेल के ऊपर अगर हम कोई भी थ्योरी देना तो वो क्या होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए। तो इन 1838 अ जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस जैकब शेल्डन 1804 टू 1881, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को ज्यादा ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ज्यादा साइंटिस्ट भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ जिन्होंने सेल डिस्कवर करे या जिन्होंने सेल थ्योरी दी, सिर्फ मेजर साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, बाकी बहुत ज्यादा साइंटिस्ट के नाम याद नहीं रखना है। पुट फॉर द आइडिया दैट सेल्स वर द यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द प्लांट। ठीक है, इन्होंने ये आइडिया दिया था कि प्लांट में भी जो है सेल वो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद 1839 हिज कोवर्कर जर्मन zoologist थियोडर श्वान applied Sheldon's thesis to the animals. Both of them thus postulated that the cells is the basic unit of structure and function in all life. Okay, this simple, basic and formal biological generation is known as सेल थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने सेल थ्योरी को कैसे क्या क्या दिया, मतलब उसमें कुछ पॉस्टुलेट्स दिए जिसको हम आज सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसमें से पहला क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, एवरीथिंग आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब हम जितने भी अपने चारों तरफ ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, भले ही उसमें हम हो, सारे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, माइक्रोब्स हो, सब किससे बने हैं, या तो एक सेल से, मतलब या तो वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर है। आइदर दे आर यूनिसेलुलर और दे आर
मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर यानी कि एक से ज्यादा सेल हैं, और यूनिसेलुलर यानी कि एक ही सेल है। ओके, नंबर सेकंड क्या था, पोस्टुलेट कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस इन सेल। मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, चाहे वो एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो, अगर हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो हम कहते हैं ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, अगर हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं तो हम कहते हैं ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, और इन दोनों को ही अगर हम लोग सम अप कर दें, किसी एक इनका नाम देना चाहें तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, जो कि किसी मेटाबॉलिज्म को बना रही हैं टोटल पूरे सेल में। तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी वो कहाँ हो रही हैं, आइदर दैट सेल इज यूनिसेलुलर और द ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेलुलर, सबके सेल्स के अंदर हो रही हैं। जो कि हम लोग बात कर चुके थे सेल को डिफाइन करते वक्त ही, कि अगर सेल को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो सेल के पास एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की बाउंड्री होनी चाहिए, जिसमें होने वाली प्रोसेसेस उसके अंदर ही हो, उससे बाहर नहीं। ठीक है, तो तीसरा चीज क्या है कि सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम अदर सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि सेल्स बनते कहाँ से हैं या सेल आते कहाँ से हैं। तो सेल्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द अदर सेल्स, दैट इज नो सेल कैन ओरिजिनेट spontaneously or de novo, but comes into being only by division and duplication of already existing cell। ओके, मतलब अगर हम लोग चाहें डीनोवा, डीनोवा यानी कि अगर हम किसी चीज को स्क्रैच से एकदम बनाना चाहें कि जहां कुछ भी नहीं था और फिर वहां पे हम सेल बना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, जैसा सेल एक पीछे लीनियर चली आ रही है उस सेल से डिवाइड होकर, या फिर जैसे अगर माइक्रोब भी है, अगर कोई यूनिसेलुलर, तो वो कैसे बनते हैं कि एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो खुद बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपने दो डॉटर सेल्स को बना देता है। वो दो डॉटर सेल्स अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, ऐसे करके सेल एक सेल से अलग अलग डिवाइड होता रहता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि एकदम स्क्रैच से कहीं से भी सेल ओरिजिनेट हो जाए। द स्मॉलेस्ट क्लियरली डिफाइंड यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। ये भी इन्होंने सेल थ्योरी में बोला था, द स्मॉलेस्ट क्लियरली डिफाइंड यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म में देखना चाह रहे हैं कि ढेर सारी मैकेनिज्म चल रही हैं, ढेर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं, तो उसको हम सम अप करना चाहें या उसको हम एक जगह देखना चाहें, तो हम किस में देख सकते हैं, एक सिंगल सेल में। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट क्लियरली डिफाइंड यूनिट है सेल। फिर इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, अगर कोई कोई बात कहेगा तो उसके एक्सेप्शन भी होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो उस सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन भी थे, जो क्या है कि सेल थ्योरी डज नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब सेल थ्योरी को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट इज there are certain living organisms which do not have true cells. All kinds of true cells share the following three basic characteristics। मतलब इन कोई भी ट्रू सेल होगा अगर, तो उसमें ये बेसिक थ्री क्या होंगी हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो कुछ ऐसे सेल्स थे जो कि जिनमें ऑर्गेनिज्म में ट्रू सेल्स नहीं थे। ठीक है, तो वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन और यूनिवर्सली इसको फॉलो नहीं होने देते थे सेल थ्योरी को। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है एक ट्रू सेल की, अ सेट ऑफ जीन्स, यानी कि अगर कोई सेल है तो उसमें एक सेट ऑफ जीन हो, मतलब उसका जीनोम हो, भले ही वो डीएनए हो या आरएनए हो, which constitutes the blueprint for regulating cellular activities and making cells। मतलब कि हमारे पास जो भी जीनोम है या उस सेल में जो भी जीनोम होगा, भले डीएनए या आरएनए, उसके पास ऐसे ब्लूप्रिंट्स होंगे या फिर उसके पास वो ऐसे डीएनए या प्रोटीन को कोड करता होगा जो कि क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकता है सेलुलर एक्टिविटीज को, और सेल नए सेल को बनाने के लिए जो भी हमको चाहिए होता है उन मटेरियल को। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अ लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन that permits control exchange of matter and energy with the external world। ओके, मतलब एक हमें लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, जिसके बारे में हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि एक ऐसी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन चाहिए जो कि सेल की अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर सके। ठीक है, तो हमें वो चाहिए। नंबर थ्री, अ मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर ऑफ पार्ट्स। मतलब हमारा सेल जो भी जीन्स लाया है उससे ऐसे प्रोटीन बनाए जो कि क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को संभालने का काम करें। कैसे संभालने का काम करें, मतलब वो ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करें जो कि हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो, रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल हो, या किसी भी पार्ट के रिपेयर के लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं सेल का ओवरव्यू। ठीक है, कि सेल
के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, सब ऑर्गेनल्स हैं और किनके क्या क्या काम है, ये एक बेसिक वे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एकदम मेजर ऑर्गन से। कैसा ये ऑर्गेनल कैसा है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में सबको पता है। न्यूक्लियस ऐसा है ऑर्गेनल कि इसके अंदर कुछ लिक्विड मटेरियल भी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जैसे कि जो कि इसमें बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है जितना भी फ्लूइड मटेरियल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल है सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनल हैं उनको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखने के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है? सेल को एक तरीके से डिफाइन कर रही है कि ये एक सेल है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमेटिन। चाहे ये डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बनती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के ये न्यूक्लियस के चारों ओर रन करता है इस तरीके से कि उसको पूरा गोल कवर कर लेता है, एक बाउंड्री बना लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और इसका जो ल्यूमेन होता है, यानी कि न्यूक्लियर लैमिला का जो ल्यूमेन होता है, वो किसके साथ कॉन्टिन्यूअस होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के साथ। ये देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के साथ कॉन्टिन्यूअस होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके चारों तरफ से इसको कवर करके रखता है। होता क्या है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए बाहर आता है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्यों? क्योंकि इस पर राइबोसोम बाइंड होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम बाइंड होते हैं। उन राइबोसोम से प्रोटीन बनती है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंट्री ले लेती है प्रोटीन, और फिर आगे अपनी अलग अलग मशीनरी जैसे उसको काम करना होता है वो वैसे वैसे काम करती है। ठीक है, तो ये राइबोसोम क्या है? फ्रीली भी प्रेजेंट है सेल के अंदर यहाँ पे, और ये बाइंड भी है ईआर की, रफ ईआर की मेम्ब्रेन पे। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कैसे हैं? कुछ साइटोस्केलेटल फिलामेंट जो कि सेल को अपना शेप लेने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? एटीपी प्रोवाइड कर रहा है या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ताकि सेल अपनी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कैरी ऑन कर सके। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बहुत सारे मेजर काम हैं। मेन तो ये साइटोस्केलेटल फिलामेंट है, ये सेल को अपना स्ट्रक्चर बनाए रहने में मदद करता है। जितने भी ऑर्गेनल सेल की बाउंड्री से लेकर न्यूक्लियस तक खुद को एडजस्ट करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से। माइक्रोट्यूब्यूल ही ऐसा है जो कि डिफाइन करता है कि किस ऑर्गेनल को कहाँ पे रहना है, और उसकी स्टेबिलिटी उस जगह वो बनाए रखता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम हमको पता है, लाइसोसोम में डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, अमाइलेजेस, जो कि क्या करते हैं? ऐसा जिसको भी हमें डिग्रेड करना होता है, एंडोसाइटिक वेसिकल बना के लाइसोसोम के साथ जोड़ देते हैं और लाइसोसोम उसको खत्म कर देता है। ठीक है, इसका एनवायरनमेंट जो लाइसोसोम के अंदर का होता है काफी एसिडिक होता है। फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ये है ऐसे ही होता है, बस होता क्या है कि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम बाइंड नहीं होता है। ओके, तो ये यहाँ पे एक सेक्रेटरी वेसिकल दिखाया जा रहा है कि सेल को अगर कुछ भी सेक्रेट आउट करना है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, तो कैसे होता है? एक ऐसे वेसिकल टाइप का बनता है, और उसके अंदर सेल नीचे से जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रख के भेजता है, वो सेल के बाहर सेक्रेट आउट कर दिया जाता है। दिस इज पेरोक्सिसोम। देन दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल के अंदर कुछ भी फील्ड होता है, सेल को जो भी स्टोर करना होता है टेम्परेरी या परमानेंटली, वो वैक्यूल में स्टोर करके रखता है। वैक्यूल का एक और बहुत जरूरी काम होता है, जब हम लोग रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें भी वैक्यूल में सोल्यूट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। फिर दिस इज साइटोप्लाज्म, दैट इज शोन हियर, दैट इज ऑल द फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द all on the old organelles. Okay, then this is Golgi vesicle. Golgi क्या होता है? ER के साथ में ही लगा होता है न्यूक्लियस के बाद,
और ये पूरा क्या करता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहने वाला एक सिस्टम जो कि क्या करता है, प्रोटीन को सॉर्ट आउट करता है, प्रोटीन को बताता है कि उसे जाना कहाँ है, और अगर कोई भी चीज सेक्रीट होनी है तो वो भी इसी सिस्टम के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये है गोल्जी अपैरेटस। तो ये था एक पूरा ओवरव्यू सेल का कि सेल में मेजरली क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो कि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं सेल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि कुछ ऐसे मतलब क्या क्या हमारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल होते हैं, उसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेप्ट वायरसेस, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट वायरसेस हैज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन and may contain one or many cells. The organisms with only one cell in their body are called unicellular organism. Example: bacteria, blue-green algae, some algae, protein, protozoa, etc. वायरस को हम लोग यहाँ से क्यों हटा देते हैं कि अगर हम लोग देखें तो वायरस में मेजरली क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो इसकी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री नहीं है, या इसके अंदर कोई होने वाली अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है, तो हम इसको सेल कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, इसको हम लोग अलग वायरस एज ए टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सेल नहीं मानते हैं। तो हम लोग कौन से सेल्स देख रहे हैं जो अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैविंग cells in their body are called multicellular organism। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसमें एक से ज्यादा सेल्स हैं तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल: मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे हमारा सेल है, हमारा बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो एक सेल से मिलकर बने हैं। जैसे होता क्या है, सेल है, सेल ने एग्रीगेट करना शुरू किया, टिश्यू बना, टिश्यू एग्रीगेट होना शुरू हुआ, ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, तो हम या प्लांट जितने भी हैं सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ सेल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्स से मिलकर बना होगा वो इनमें से एक ही तरीके का सेल अपने में पाता होगा। कैसा? आइदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो या तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा या यूकैरियोटिक सेल होगा। द टर्म प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक वर सजेस्टेड बाय हैंस रिस इन 1960s। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरीके के सेल्स होते हैं, तो इनके बारे में डिफरेंस और ये है क्या वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड for the next lecture and do follow Advent Academy, do subscribe Advent Academy's YouTube channel. Thank you.